गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोग का इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखिएगा कि ब्रिटिश कैसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं और इसके साथ किसके साथ कौन कौन से सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं और किसके साथ वे कन्फ्लिक्ट करते हैं और किनके साथ वार में इन्वॉल्व होते हैं, इनको कैसे सक्सेस मिलता है, इनका ग्रेट सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या था, इसके बारे में जानिएगा। कहा जाता है द ब्रिटिश एंड मराठा। द ब्रिटिश एंड मराठा के बीच में आइएगा तो ब्रिटिश एंड मराठा के बीच में वार हुआ, क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि पूर्ण रूप से इंडिया पे फुल्ली उसी का एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो। तो इसको क्या करना था कि जो भी उस समय एम्पायर पावरफुल था वो सभी को डेमोलाइज करके या मर्ज करके या सब्सिडरी अलायंस द्वारा या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स द्वारा उस सभी को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लेना था। इसका सिर्फ एक ही अचीवमेंट था। तो आएंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो देखिए एंग्लो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश वे फॉरेन पीपल थे, तो कोई भी अगर नेटिव पीपल नहीं होकर अदर रीजन के पीपल होते हैं उनको एंग्लो कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ब्रिटिश मराठा वार या फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो एंग्लो का मीनिंग समझिएगा कि यहाँ पे ब्रिटिश ही है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 82 तक। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब से कब तक, तो 1775 से लेकर और 1782 तक। इसका क्या रीजन था? देखिए नारायण राव और बाजीराव ये दोनों भाई थे। वे चाहते थे कि हम किंग बने और हम किंग बने। वे इसमें सिर्फ सबसे बड़ी कॉज था राजा बनने का। वे सब आपस में लड़ते थे कि हम राजा बने, हम राजा बने। उसी पे क्या होता है कि एक को ब्रिटिश सपोर्ट करता है, वही क्या करता है आगे चलकर किंग बनता है। तो ब्रिटिश चाहता है कि हम जिसको सपोर्ट करें वही किंग बने। इसमें झगड़ा जो रहता है वह थ्रोन ऑफ किंग यानी राजा बनने के लिए। तो आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इस सबसे बड़ी रीजन क्या रहता है कि थ्रोन ऑफ किंग यानी राजा बनने के लिए। उस समय एक ट्रीटी किया जाता है ब्रिटिश एंड मराठा के बीच में, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। तो कब किया जाता है? 1775 में। तो याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था ट्रीटी? तो ट्रीटी ऑफ सूरत। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। और उस समय एक और ट्रीटी होता है जिसको ट्रीटी ऑफ सालाबाई कहा जाता है 1782 में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का क्या कॉज था? तो सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ किंग। इसमें कौन सा ट्रीटी हुआ? तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ 1775। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जो थे उनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। और इन्हीं के समय में एक और ट्रीटी हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ सालाबाई कहा जाता है 1782 में। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार। देखिएगा सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1802 से लेकर 1805 तक चला। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब से कब तक चला? तो 1802 से लेकर 1805 तक। इसका जो ड्यूरेशन था वह 3 इयर्स था। अब आते हैं ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम लॉर्ड वेलेजली था। इन्हीं के समय में हुआ था। इस समय क्या किया गया था कि बहुत सारा ऐसा जो स्टेट था उस सभी में सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। सब्सिडरी अलायंस क्या है जो इस साइड हम आप लोगों को बताएंगे। तो उस समय सब्सिडरी अलायंस जो भी एक्सेप्ट करता उसको ठीक था, उसको ब्रिटिश से सपोर्ट मिलता था। जो भी स्टेट अगर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को अगर नहीं एक्सेप्ट करता था तो उसको ब्रिटिश से किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलता था और ब्रिटिश उनके एम्पायर को कैप्चर कर लेते थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड वेलेजली का। तो सेकेंड मराठा वार और थर्ड मराठा वार का मेनली कॉज था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। मराठा कभी भी नहीं चाहता था कि हम ब्रिटिश से के सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को क्या करें? एक्सेप्ट करें। अब आते हैं थर्ड मराठा वार। तो थर्ड मराठा वार 1805। इसका भी कॉज था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम।
अब आते हैं फोर्थ मराठा वार। तो याद रखिए कि मराठा के लिए जो सबसे लास्ट वार था उसको कहा जाता है फोर्थ मराठा वार, जो 1817 से लेकर 1818 तक चला। इसका ड्यूरेशन 1 ईयर था। उस समय जो ब्रिटिश उस समय जो मराठा रूलर थे उनका नाम बाजीराव था। तो आप याद रख सकते हैं बाजीराव 2। तो उस समय जो भी मराठा रूलर थे उनका नाम बाजीराव 2 था। उस समय एक ब्रिटिश गवर्नर थे, उनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। तो आप याद रख सकते हैं कि फोर्थ मराठा वार कौन थे, तो बाजीराव 2, और ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो हेस्टिंग्स। इसमें क्या हुआ फोर्थ मराठा वार, तो बाजीराव 2 और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में वार हुआ। इसमें क्या होता है कि बाजीराव 2 डिफीटेड हो जाता है। बाजीराव 2 जैसे ही डिफीटेड होता है तो बाजीराव 2 के बीच में और मराठा के बीच में एक ट्रीटी होता है। इस ट्रीटी में कहा जाता है कि आप जो भी मराठा एम्पायर है वो ब्रिटिश को दे दीजिए। लास्ट में क्या होता है कि बाजीराव 2 को मराठा एम्पायर ब्रिटिश को देना पड़ता है। जैसे ही मराठा एम्पायर वे ब्रिटिश को दे देते हैं तो ब्रिटिश के द्वारा उनको एक पेंशन दिया जाता है, फिर उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से मराठा एम्पायर क्या हो जाता है, एबॉलिश्ड हो जाता है। तो देखिए मराठा एम्पायर एबॉलिश्ड होने का या डाउनफॉल होने का बहुत सारा रीजन था। फर्स्ट रीजन क्या था मराठा एम्पायर डाउनफॉल होने का, कि मराठा एम्पायर जो था ना वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कोई भी एम्पायर अगर बड़ी पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाए तो वह छोटा हो जाता है, क्योंकि जब तक अगर वह यूनाइट रहेगा तब तक वह पावरफुल एम्पायर रहता है। क्योंकि यूनाइट रहेगा तो बहुत सारा रेवेन्यू आएगा, बहुत सारा रेवेन्यू आएगा तो बहुत सारी सोल्जर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी कॉज था। सेकेंड कॉज क्या था कि मराठा एम्पायर में जितने भी सोल्जर थे उनके पास मॉडर्न वीपन नहीं थे। जो भी वीपन था वो सब ओल्डेज वीपन था। ये भी कॉज था कि वे ब्रिटिश सोल्जर से के सामने क्या है, टिक नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर के पास जो भी वीपन्स था वह मॉडर्न था। तो कोई भी सोल्जर के लिए वीपन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस पर डिपेंडेबल करता है कि वे किस टाइप्स की वीपन्स को यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो फोर्थ मराठा वार आप लोग समझ गए होंगे, तो ब्रिटिश को मराठा के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ा। अब आते हैं सिख के साथ। उस समय पंजाब के रीजन में भी सिख एम्पायर काफ़ी फेमस था। तो उस समय सिख एम्पायर में जो सबसे फेमस रूलर थे उनका नाम रणजीत सिंह था। तो आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1845 से लेकर 1846 हुआ। उस समय जो महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में डिफीटेड हुआ, इस वार हुआ। इसमें क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह पूरी तरह डिफीटेड हो जाता है और उसके फिर ब्रिटिश के सामने वे क्या हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जैसे ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर देते हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वार क्या हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार। सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से लेकर 1849 तक हुआ। ये सब पंजाब रीजन में हुआ। उस समय पंजाब के एक राजा थे जिनका नाम दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह और ब्रिटिश सोल्जर के बीच हुआ। दिलीप सिंह भी डिफीटेड होते हैं और वे एम्पायर किसको सौंप देते हैं, ब्रिटिश को। फिर वे उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है और उनको एक पेंशन दिया जाता है। तो इस तरह से सिख एम्पायर में क्या हो जाता है, ब्रिटिश से कंट्रोल में चला जाता है। तो देखिए ब्रिटिश धीरे धीरे अपने एम्पायर को क्या किए, एक्सपेंड किए। कहा जाता है ब्रिटिश को एम्पायर को एक्सपेंड करने में 2 पॉलिसी सबसे ज़्यादा हेल्प किया। फर्स्ट था सब्सिडरी अलायंस। ब्रिटिश के द्वारा अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसी था पूरे ब्रिटिश एम्पायर में ड्यूरेशन में, तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The subsidiary alliance system introduced by Lord Wellesley। तो याद रख सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें कहा गया कि आपके पास जो भी ब्रिटिश एम्पायर है उसमें सभी ब्रिटिश एम्पायर, आपके जो भी स्टेट है या एम्पायर है उसमें ब्रिटिश का वर्चस्व होगा और उसमें ब्रिटिश ऑफिसर को आपको अपॉइंटमेंट करना होगा, ब्रिटिश सोल्जर को रखना होगा। कोई भी वार अगर आप किसी किंगडम के साथ लड़ते हैं तो उसको ब्रिटिश से परमिशन लेना होगा। ब्रिटिश कहा जाए कि इसमें रियल हेड ब्रिटिश होंगे और नॉमिनल हेड जो होगा वहाँ का लोकल रूलर होगा। इसमें क्या किया ब्रिटिश की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के द्वारा कि जो भी लोकल रूलर थे उसके पावर को लिमिटेड कर दिया। यानी मेन
मेनली मेन पावर किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यह इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस एक सिस्टम क्या था कि कहा गया कि किसी भी किंगडम में अगर उनके पास अगर कोई सन नहीं है तो वे किसी दूसरे को राजा नहीं बना सकते, यानी उनका एम्पायर और ब्रिटिश का हो जाएगा। तो इस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आइएगा, इसमें कुछ स्टेट था, कुछ स्टेट को मर्ज किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा। जो फर्स्ट स्टेट था सतारा, महाराष्ट्र में पड़ता है, झांसी मध्य प्रदेश में पड़ता है, उदयपुर, नागपुर, भगत, जैतपुर, संबलपुर, सूरत। इस तरह से ब्रिटिश क्या किए, इस सभी रीजन में अपने एम्पायर को एक्सपेंड किए और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहीं ना कहीं इनके एम्पायर को क्या किया, बढ़ाया। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बढ़ाया, इनके एम्पायर को ग्रोथ किया। और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कहा जाता है ब्रिटिश का जब तक ड्यूरेशन रहा, पूरे ड्यूरेशन में ये दो पॉलिसी ब्रिटिश के लिए बहुत ही गोल्डन चांस के रूप में आया और कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया और पूरे इंडिया में धीरे धीरे पूरे ब्रिटिश का ही पावर हो गया। तो चलिए, ब्रिटिश धीरे धीरे अपने पावर को शिफ्टेड करने लगे। वे पिंडरीज, नेपाल, बर्मा, मलाया, इस सब जगह पे भी ब्रिटिश क्या करने लगे, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने लगे। वे इसलिए एम्पायर को एक्सटेंड करते थे ताकि उनका ट्रेड सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में क्या हो, फेमस हो और वे लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्रेड सिस्टम करे और पूरे लॉन्ग नेटवर्क बना सके। इसलिए ब्रिटिश चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट में सिर्फ इन्हीं का ट्रेड हो। तो चलिए, इस तरह से ब्रिटिश अपने एम्पायर को ग्रोथ करते हैं। यह चैप्टर आप लोगों का फिनिश्ड हुआ। दैट्स ऑल।